हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट से पहले हमने टर्म समझी थी बजट। बजट का मतलब आपको बताया था एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। जो आप एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट करते हैं पूरे साल में और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर करते हैं, उसको जब मैं आइटम वाइज लिख लूं पूरे साल का एक साल, तो उसको हम बोलते हैं बजट। हर गवर्नमेंट अपना ऐसा ही एक बजट बनाती है। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। लेकिन इसको कैसे रिकॉर्ड करना है? आइटम वाइज। तो डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या थी? गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, और फिस्कल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फिर हमने पढ़ा था कि जो बजट है वो सारी गवर्नमेंट बनाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन सी गवर्नमेंट का बजट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, नोन एज यूनियन बजट। बजट किस दिन पास होता है? एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट, जिस दिन प्रेसिडेंट कह दे। कहां पे पास होता है? पार्लियामेंट में, ठीक है। पर ये बजट अप्लाई कब होता है? जब अप्लाई होता है जब पार्लियामेंट में अप्रूव हो जाए। पहले पार्लियामेंट में अप्रूवल चाहिए, उसके बाद इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था, जो एक्चुअल में सेकंड पॉइंट था, कि जो गवर्नमेंट के बजट के रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं बजट के, इन टोटल देयर आर 6 ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें से हमने 3 ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। गवर्नमेंट बजट का पहला ऑब्जेक्टिव होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन का मतलब बताया था मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। जो हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो गवर्नमेंट जब अपना बजट बनाती है तो वो ध्यान में रखती है कि उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे और दोबारा से हम मार्केट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट इसका तरीका ये नहीं होता कि पैसे ले ले और फिर बांटे। इसका तरीका क्या है? 2 तरीके हैं। सबसे पहला, टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी टू दोज विच आर फेवरेबल फॉर द इकोनॉमी, जिसको हमें एनकरेज करना है, लाइक खादी प्रोडक्ट, एंड इम्पोजिंग हेवी टैक्सेस टू दोज प्रोडक्ट टू whom गवर्नमेंट वांट टू डिस्करेज, जिसको डीमोटिवेट करना है, लाइक लिकर और सिगरेट। इसके ऊपर और टैक्सेस लगाते हैं, और जिसको एनकरेज करना है उसको सब्सिडीज देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर फॉर पब्लिक वेलफेयर, लाइक सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई। पॉइंट समझा दिया था आपको डिटेल में। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है हर गवर्नमेंट का, क्या? रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी एंड वेल्थ। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। जो इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटी यानी भेदभाव है, उसको रिड्यूस करना। वो कैसे करती है गवर्नमेंट? बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन वेलफेयर ऑफ पुअर। रिच से ज्यादा टैक्सेस लो और उससे जो कमाई हो रही है उसको किस पे खर्च किया जाए? पुअर की वेलफेयर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी इकोनॉमी में क्या बनी रहे? स्टेबिलिटी, यानी कि उसमें फ्लक्चुएशन ना हो, प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अपने एक्सपेंडिचर और अपने रेवेन्यू को मैनेज करती है। अगर इन्फ्लेशन है, यानी कि क्या है? महंगाई, तो महंगाई के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है? अपने खर्चे कम करती है। और अगर डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देती है और टैक्सेस को कम कर देती है, जिससे कि जो डिफ्लेशन यानी डिमांड की कमी आ रही है वो डिमांड पूरी हो जाए। ये 3 पॉइंट हमने पिछली क्लास में कवर अप कर लिए थे। अब हमने पढ़ना है 4th ऑब्जेक्टिव इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। आप देखते हैं काफी सारी ऐसी एंटरप्राइज है जिसको गवर्नमेंट मैनेज करती है।
ऐसी कौन कौन सी एंटरप्राइज है जिसको गवर्नमेंट मैनेज करती है? बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, लाइक डिफेंस, लाइक रेलवे। अब उसमें जो पैसा लगता है वो कहां से आता है? वो भी तो गवर्नमेंट अपने बजट में से ही निकालते होंगे कि हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो कहां से मैनेज करेंगे? अपने बजट में से, क्योंकि बजट में हमने सारी जगह की रिसिप्ट्स तो ले ली होंगी। अब सारी जगह जो खर्चे होने हैं वो भी हम बजट में ही एलोकेट करेंगे। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। There are large number of public sector industries which are established and managed for social welfare of public। कह रहे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो किसके लिए है? पब्लिक वेलफेयर के लिए। बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन फॉर मैनेजिंग सच एंटरप्राइजेस। उन एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट प्रोविजन बनाती है एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प, और उन्हें साथ साथ क्या देती है? फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करती है। इज इट ओके? तो हमारे 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। 5वां ऑब्जेक्टिव जो होता है हर बजट का, ध्यान से सुनेंगे, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, पहले समझेंगे फिर पढ़ते हैं। कह रहे किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ होगा बजट का ऑब्जेक्टिव या नहीं? हम जब बजट बनाते हैं तो क्या हमारा मोटिव होता है कि इकोनॉमी ग्रो करे या नहीं? बजट का सबसे पहला मोटिव ही यही होना चाहिए कि हमें इकोनॉमी को ग्रो कराना है। अब वो कह रहे हैं इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे पता लगती है? विद द ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होती है बेटा? हम सब जानते हैं जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया कितना प्रोडक्ट बना। टोटल इंडिया में हमने कितने प्रोडक्ट बनाए उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी मतलब ये। अब बात आती है सर रियल जीडीपी क्या होती है? वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पहली यूनिट नेशनल इनकम में 2 तरह का जीडीपी होता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। याद नहीं है पर एक बार उस एग्जाम्पल को याद करते याद आ जाएगा। सपोज 2018 में इंडिया में वीट जो था, वीट की प्रोडक्शन, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1 लाख थी और रेट था सपोज 20 रुपीज। तो इंडिया में कितने वैल्यू की प्रोडक्शन हुई थी? 20 लाख। ठीक है, 1 लाख टन या 1 लाख केजी कुछ भी, रेट 20, तो 20 लाख के हो गए। अब 2020 में सपोज द प्रोडक्शन इज 99,000 एंड रेट इज 25, तो टोटल इज 24,75,000। तो अगर आप इसे देखेंगे यू फील लाइक कि इकोनॉमी ग्रो करी है, बट एक्चुअल में दिस इज नॉट द ग्रोथ। क्यों नहीं है ये ग्रोथ? क्योंकि ये जो इंक्रीज दिख रहा है ना आपको 4,75,000 का, इट इज जस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से है। जो चीज 20 रुपए की थी आज वही चीज 25 की हो गई है, ये मल्टीप्लाई करके ज्यादा दिख रहा है। अगर मैं इसको महंगाई का रेट हटा दूं इसमें से, इसको कंपेयर करूं बेस ईयर से, तो मेरा 99 इंटू 20 इट कम्स आउट टू बी 19,80,000। और जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो पता लगेगा इकोनॉमी ग्रो नहीं करी, इकोनॉमी उल्टा डूब गई है। इसको मैं बोलता हूं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कैसे पता लगती है सर? जब मैं बेस ईयर का प्राइस फिक्स कर दूं, प्राइस में चेंजेस को ना देखूं, तब मेरी एक्चुअल जीडीपी है, रियल जीडीपी बोलते हैं। अदरवाइज एक और टर्म को हम रियल जीडीपी कह सकते हैं जब हम आउटपुट में ग्रोथ देखें, रेट के इफेक्ट को हटा दो, किसको देखो? आउटपुट में कितना ग्रोथ हुआ है, दैट इज रियल जीडीपी। कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कब पता लगती है? जब हम रियल जीडीपी देखते हैं, और रियल जीडीपी का मतलब होता है इंक्रीज इन आउटपुट ओनली, इंक्रीज इन आउटपुट ओनली, प्राइस में इंक्रीज नहीं देखेंगे हम। समझ आ गई बात? और कह रहे हैं आउटपुट को इंक्रीज करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका वहां लिखा है कि आप रिलीफ दे दें प्रोडक्टिव सेक्टर को, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना फैक्ट्री वाले, उन्हें टैक्स कंसेशन और सब्सिडी टाइप कुछ बेनिफिट दे, जिससे कि लोग सेविंग करके अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें और प्रोडक्शन बढ़ जाए। समझ रहे हो बात? टॉपिक कहां से कहां लिंक हो रहा है? हमें इकोनॉमी की ग्रोथ करानी है, और आपको बताया इकोनॉमी की ग्रोथ कब होती है? जब हमारे देश का रियल जीडीपी बढ़ता है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ती है।
प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने दो तरीके समझने हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोडक्टिव सेक्टर को कुछ रिलीफ देती है। प्रोडक्टिव सेक्टर को क्या देते हैं, कुछ रिलीफ देते हैं। कैसे रिलीफ देते हैं प्रोडक्टिव सेक्टर को कि पहला तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोडक्टिव सेक्टर को बेनिफिट्स देती है, लाइक टैक्स कंसेशन और रिबेट्स। रिबेट्स का मतलब होता है डिस्काउंट। क्यों डिस्काउंट देती है, जिससे कि लोग अपने पास सेविंग की हैबिट डेवलप कर सके, और सेविंग की हैबिट डेवलप होती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो रियल जीडीपी बढ़ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही, बजट में बना रही है कि खर्चा करेंगे किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने से क्या होगा कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। कैसे मिलती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप खुद सोचे। ये जो रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स बनते हैं, इसमें क्या एक सेक्टर इन्वॉल्व होता है, कॉन्ट्रैक्टर आएगा, लेबर आएगा, जिस फैक्ट्री से मटेरियल आ रहा है वो आएंगे, आसपास का एरिया डेवलप होगा, प्लस हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन बनेगी, तो हमारा बिजनेस भी एक्सपैंड होगा। तो कह रहे गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाती है देश की। समझ आई बात। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 2 पॉइंट पढ़ते हैं एक बार, क्या लिखा है फिर से समझ लेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। कौन से जीडीपी में इंक्रीज होना चाहिए, रियल जीडीपी, दैट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब उसमें इंक्रीज होगा, दैट इज रियल जीडीपी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बजट कैन बी इफेक्टिव टूल टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहे बजट एक अच्छा टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, इफ गवर्नमेंट provides tax rebates and other incentive for productive venture। यानी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट क्या देगी, टैक्स कंसेशन यानी रिबेट्स और अदर इंसेंटिव, किसको, प्रोडक्टिव वेंचर। प्रोडक्टिव वेंचर मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स, फैक्ट्री वालों को बेनिफिट देंगे। किस चीज का, रिबेट मतलब डिस्काउंट, और बेनिफिट देंगे। इससे क्या होगा, इट स्टिमुलेट्स यानी ये मोटिवेट करेगा क्या, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। लोग सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जिससे जीडीपी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात। नंबर 2, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। किस पे खर्च करे गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। किस चीज के लिए, विच एनहांसेस द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। इससे क्या होगा, डिफरेंट सेक्टर में इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आप यहीं तक भी कर लेंगे तब भी मोर देन सफिशिएंट है बेटा। इकोनॉमिक ग्रोथ वाला पॉइंट थोड़ा सा तंग करेगा आपको बाद में, इसलिए बोल रहा हूं याद कर ले साथ साथ। क्या है, इधर देखेंगे सब बच्चे, प्लीज याद करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज इंक्रीज इन रियल जीडीपी। इंक्रीज इन रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फुल स्टॉप। इन बजट गवर्नमेंट कैन मेक 2 assumption या 2 commitments, 2 कमिटमेंट कर सकती है गवर्नमेंट अपने बजट में। नंबर 1 क्या करे, बताओ, किस पे खर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिससे कि डिफरेंट एक्टिविटीज में पैसा लग सके। और दूसरा, रिबेट्स और इंसेंटिव दे, किसको, प्रोडक्टिव वेंचर्स को। प्रोडक्टिव वेंचर या प्रोडक्टिव बिजनेस को क्या देगी, रिबेट्स एंड इंसेंटिव्स, सो दैट दे डेवलप अ हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जिससे उनके अंदर क्या डेवलप हो सके, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत। समझ आ गई बात बेटा। जिस बच्चे को याद नहीं हो रहा, दिमाग में हिंदी में फीड कर लो। इधर देखेंगे कि इकोनॉमिक की ग्रोथ कब होती है, जब जीडीपी बढ़ता है, रियल जीडीपी। और जीडीपी कब बढ़ता है, जब प्रोडक्शन बढ़ती है गुड्स और सर्विस की। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार को हमें क्या देना चाहिए, बेनिफिट, रिबेट और इंसेंटिव। क्या देना चाहिए, रिबेट और इंसेंटिव, जिससे कि हम क्या करें कि भाई पैसा बचा के बिजनेस में लगाते हैं, क्योंकि सरकार हमें फायदा दे रही है, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी। दूसरा, सरकार को क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, जिससे कि डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रिड्यूस यानी कम, रीजनल मतलब एक रीजन और दूसरे रीजन के बीच में जो डिस्पैरिटी यानी कि भेदभाव है, उस भेदभाव को खत्म करना चाहिए। कैसा भेदभाव होता है एक रीजन से दूसरे रीजन में, कि एक रीजन ज्यादा डेवलप हो रहा है
एक रीजन कम डेवलप हो रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे देश के सारे रीजन इक्वली डेवलप हो। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो बैकवर्ड एरिया है वहां पे कुछ बेनिफिट्स देती है गवर्नमेंट, लाइक टैक्स रिलीफ या फिर टैक्स हॉलीडे टाइप्स। आपको कहते हैं कि आप यहाँ पे बिजनेस करेंगे या सेटअप करेंगे अपना बिजनेस तो इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर देंगे या हाफ कर देंगे, 5 साल तक टैक्स मत देना, कुछ इस तरह के बेनिफिट्स दे जिससे कि सारे रीजन इक्वली डेवलप हो सके। तो ये भी गवर्नमेंट बजट में लिखा जाता है। देखो क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी थ्रू इट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। कह रहे वो अपने बजट में क्या एम करता है कि रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म कर सके थ्रू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी फॉर एनकरेजिंग सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। जो बैकवर्ड रीजन है वहां पे आप अपना बिजनेस यूनिट सेटअप कर सके। क्लियर? तो हमारे गवर्नमेंट बजट के 6 के 6 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। एक बार फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं उसका। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज 2 तरह से होता है, टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी। दूसरा डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा पॉइंट क्या था? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड। तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबल हो जाए। फोर्थ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। पांचवा रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। ये टॉपिक जो था हमारा गवर्नमेंट बजट का, सिर्फ एक ही अकेला टॉपिक है जो हमें याद करना है, बाकी सारा जो टॉपिक चलेगा अब इधर देखेंगे हमारा पूरा गवर्नमेंट बजट एक चार्ट पे ही चलेगा। पूरा चैप्टर देखेंगे, चैप्टर गवर्नमेंट बजट है, टॉपिक क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इधर देखेंगे बेटा बहुत ध्यान से, यहीं से पूरा चैप्टर लिंक होगा, प्लीज अब बात मत करना। हमारे गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा रेवेन्यू बजट और एक होता है हमारा कैपिटल बजट। एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। जो रेवेन्यू बजट है बेटा देखो ध्यान से समझना, ये बजट है तो इसमें आपको बताया था कि बजट में जो एक स्टेटमेंट होती है, बजट की स्टेटमेंट में क्या लिखे जाते हैं? एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो ये बजट है, इसका मतलब सर इसमें हमारे रिसिप्ट्स भी होंगे और इसमें हमारे एक्सपेंडिचर भी होंगे, राइट? सिमिलरली जो ये कैपिटल बजट है, ये भी तो बजट ही है सर, तो इसका मतलब इसमें भी सर रिसिप्ट्स होंगे और इसमें भी एक्सपेंडिचर होंगे, करेक्ट? इसमें जो रिसिप्ट्स आएंगे वो होंगे हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें जो आएंगे रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ आ गई? अब अगर मैं इसको ध्यान से समझूं, रेवेन्यू बजट में जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में जो आएंगे वो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये आपको पहले बताएंगे सर रेवेन्यू बजट क्या होता है। कहेंगे रेवेन्यू बजट वो बजट है जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एस्पेक्ट के साथ डील करता है। कौन से एस्पेक्ट के साथ? रेवेन्यू एस्पेक्ट, कि गवर्नमेंट कहां से पैसा अर्न कर सकती है और कैसे अर्न कर सकती है। दूसरा, उसको कहां डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू बजट। और जो बजट कैपिटल एस्पेक्ट के साथ डील करेगा वो कौन सा बजट होगा? कैपिटल बजट। फिर कहेंगे रेवेन्यू बजट के 2 पार्ट हैं, कैपिटल बजट के भी 2 पार्ट हैं, ठीक है? इधर ध्यान से समझेंगे। इसके बाद ये क्या कहने वाले हैं, ये रिसिप्ट है यानी कि यहां से पैसा आएगा गवर्नमेंट को, और ये भी रिसिप्ट है, यहां से भी पैसा आएगा गवर्नमेंट को। दोनों सोर्स से पैसा आने वाला है, तो इसको आपके हिसाब से आपको क्या बोलना चाहिए? टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इन्होंने टोटल की बजाय इसको बोल दिया बजटेड रिसिप्ट। क्या बोला? और इसको क्या बोलेंगे फिर? बजटेड एक्सपेंडिचर।
बजटेड एक्सपेंडिचर। ये टर्म्स जो है मैंने आपको जो समझाई अभी, इसका सीक्वेंस याद रखना। रेवेन्यू बजट में दो आते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर अगर मैं टोटल रिसिप्ट की बात करूं, बजटेड रिसिप्ट, इसमें दो हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। बजटेड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गई बात? एक बार हम इसका इंट्रो पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बजट। Component of budget refers to the structure of the budget. Component of budget refers to the structure of budget. It has two components: revenue budget, capital budget. Revenue budget का meaning, it deals with revenue aspect of the government budget. ये government budget के कौन से aspect से deal करता है? Revenue aspects. Full stop. It explain how revenue is generated और कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। आपको बताइए किससे डील करेगा कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होना है और कैसे कलेक्ट होना है, एंड हाउ इट इज एलोकेटेड अमंग वेरियस एक्सपेंडिचर हेड्स। कैसे कलेक्ट होगा, कहां कहां से कलेक्ट होगा और कैसे कैसे मुझे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। दोनों बातों के साथ डील करेगा, क्योंकि ये सिर्फ रेवेन्यू बजट है। पहले तो सोचेगा कहां से आएगा रिसिप्ट, और फिर सोचेगा कहां कहां खर्च करना है। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? It has two components. Number one, revenue receipt. Number two, revenue expenditure. Capital budget deals with capital aspect of the government budget. ये किससे डील करता है? Capital aspect of the government budget. तो अगर मैं normal definition याद रखूं, it deals with revenue aspect of the government budget. It deals with capital aspect of the government budget. It has two components. It also has two components. देखो उसके components क्या लिखे हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब आगे देखें आप, ये आपको टॉपिक देंगे बजटेड रिसिप्ट्स। बजटेड रिसिप्ट्स क्या थी बेटा हमारे हिसाब से? इधर बजटेड रिसिप्ट का मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, और अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो टोटल रिसिप्ट। बजटेड रिसिप्ट मतलब टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, वेदर इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट और इट इज कैपिटल रिसिप्ट। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। Budgeted receipt refers to estimated money receipt of the government from all sources during a fiscal year. Budgeted receipts are further classified as revenue receipts and capital receipts. अब इधर देखिए बेटा, revenue receipt कौन सी रिसिप्ट होती है? ध्यान से समझेंगे। रिसिप्ट का मतलब जहां से पैसा, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, दोनों में पैसा आएगा ना गवर्नमेंट के पास। ठीक है। अब अगर आप बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट, कौन सी रिसिप्ट होती है सर? वो रिसिप्ट जो आप रेगुलर रूटीन में कमाने वाले, जो रूटीन में कमाने वाली है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के कौन से रिसिप्ट होंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट रूटीन में दो तरीके से पैसा कमाती है, एक तो टैक्स और एक नॉन टैक्स। टैक्स हमें पता है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट दो तरह का लगाते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अदर कहां से कमाती है गवर्नमेंट? आप खुद सोचेंगे, क्या गवर्नमेंट हमारे ऊपर फाइन लगाती है अगर हम कोई फॉल्ट करते हैं? क्या कोई हमारे ऊपर लाइसेंस फीस रहती है? बहुत सारे तरह के लाइसेंस की फीस है। प्रोडक्शन लाइसेंस लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर कोर्ट में कोई काम कराने जाते हैं, कोर्ट फीस लगती है। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है तो गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट भी लेती होगी। गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट रेंट भी कमाती होगी। गवर्नमेंट की कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट डिविडेंड भी कमाती होगी। यानी कि गवर्नमेंट की अदर इनकम भी है। तो गवर्नमेंट दो तरह से रूटीन में कमाती है, एक टैक्स और एक नॉन टैक्स। और नॉन रूटीन में भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से कमाती होगी। अब जो मैं बात कर रहा हूं रूटीन में, जो हम कमाते हैं, जो हमारा मेन सोर्स ऑफ बिजनेस होता है, जहां से आप सब भी कमाएंगे या आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं, उसके लिए मैं एक डेफिनेशन बोलना चाह रहा हूं। आप इधर देखेंगे, क्रिएट लायबिलिटी और रिडक्शन इन असेट्स। बेटा आप सोच के बताना, आपके फादर या आप कहीं से पैसा कमा रहे हैं रूटीन में, जो आपका बिजनेस है, उस बिजनेस से जो आप पैसा कमा के लाए हैं, क्या उससे आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है? मैं आप लोगों से पैसा ले रहा हूं, फीस ले रहा हूं, क्या वो पैसा मेरे लिए कोई लायबिलिटी है? मेरी तो इनकम है। किस बात से लायबिलिटी बनेगी? वो मेरी लायबिलिटी तो कोई नहीं है।
अब लायबिलिटी क्या होती है बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है। लायबिलिटी होती है जिसके बदले में मुझे कुछ देना पड़े। लोन को लायबिलिटी कह सकते हैं हम। तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। कई बार कहते हैं कि सर आपने फीस ले ली, अब आपको पढ़ाना पड़ेगा। ये मेरी लायबिलिटी थोड़ी है बेटा। मेरी लायबिलिटी है कि मैंने पढ़ा दिया, फीस खत्म, बात खत्म, अगले महीने फिर फीस आएगी। अब लायबिलिटी फिर सर किसे कहते हैं? जिससे मेरे को काम करने के साथ साथ कुछ पैसा देना भी पड़े, इको की लैंग्वेज में, मतलब जिसकी कोई जिम्मेदारी ले ली मैंने। अब आपने मुझे फीस दे दी, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आने वाला है, कुछ बच्चे नॉर्मल पढ़ रहे हैं, नॉर्मल रिजल्ट, और कुछ नहीं पढ़ रहे तो नेगेटिव रिजल्ट भी आने वाला है। तो क्या मेरी जिम्मेदारी है? कल तुम्हारा पेपर है, तुम पेपर देने नहीं गए तो क्या मेरी जिम्मेदारी है घर आके सबको कहो चलो भाई उठो पेपर है, चलो फटाफट? दैट इज नॉट माई ऑब्लिगेशन। तो वो मेरी लायबिलिटी नहीं है। और जो मैं या गवर्नमेंट कहीं से रूटीन में पैसा कमा रहे हैं, आपके पापा घर पे जो पैसा ला रहे हैं, क्या उससे आपका कोई एसेट कम होता है? नहीं, बल्कि उस पैसे से यूज करके आप एसेट क्रिएट कर सकते हैं। तो रिडक्शन तो नहीं होता। तो मैं इन दोनों के आगे क्रॉस लगा रहा हूं, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो ना तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट करे और ना ही मेरे किसी एसेट में रिडक्शन करे। उस रिसिप्ट को मैं बोलता हूं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अगर इन दोनों के आगे मैं टिक लगा दूं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिससे मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो या एसेट में कमी आए, तो क्या होती है वो? कैपिटल रिसिप्ट। सोचना, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, सपोज यू आर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट किया, उस टैक्स से गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बनी? कई बार बच्चा कहता है सर गवर्नमेंट ने जो टैक्स लिया उसके लिए गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए कुछ करना पड़ेगा। मान लिया पब्लिक के लिए कुछ करना पड़ेगा। आपसे जो टैक्स लिया, क्या बदले में आपके लिए स्पेसिफिकली कुछ करना है या जनरल पब्लिक के लिए करना है? तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं देगी ना, यानी कि आपके लिए तो कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। तो इट इज नॉट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। क्या एसेट में कमी आ रही है गवर्नमेंट के किसी? नहीं, नो। तो दैट इज नॉट दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो हम क्या कह सकते हैं? वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्लियर हो गई बात? अब अगर हम बात करें बोरोइंग्स, पहले तो ये सोचो सर बोरोइंग रिसिप्ट है या नहीं है? बेटा सिंपल सी बात, रिसिप्ट का मतलब जहां से पैसा आया। तो गवर्नमेंट ने लोन लिया, पैसा तो आया, रिसिप्ट तो है, पर सोचो क्या उससे लायबिलिटी क्रिएट हो गई? तो इसका मतलब वो रिसिप्ट तो है, बट कौन सी रिसिप्ट है? दोनों की डेफिनेशन एक साथ करा दी मैंने। अगर कोई रिसिप्ट आपकी लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही तो रूटीन में कमा रहे हैं, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर वो लायबिलिटी क्रिएट कर रही है तो वो, अगर वो जो आप पैसा कमा के ला रहे हैं उससे कोई एसेट में कमी नहीं आ रही तो वो कौन सा रिसिप्ट? और अगर उससे एसेट में कमी आ गई, एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेच दिए, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ था, पैसा आएगा? शेयर बेचे तो पैसा तो आएगा, पर क्या उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं। क्या एसेट में कमी आई? एसेट में कमी आ गई, पैसा तो आ रहा है, तो दैट इज द कैपिटल रिसिप्ट। कौन सा रिसिप्ट हो जाएगा? वो कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर? ये तो आपके पास क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। दिस इज अ डैश, मतलब वहां पे लिख दिया लाइक सेल ऑफ बिल्डिंग बाय गवर्नमेंट इज अ, ऑप्शन ए कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 4 ऑप्शन तो तैयार है, क्वेश्चन बनाना है सिर्फ। समझ रहे हैं? अब बिल्डिंग बेची, पैसा आएगा, रिसिप्ट है सर, एक्सपेंडिचर वाले ऑप्शन तो खत्म हो गए। कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल। उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं। क्या एसेट में कमी आई? बिल्डिंग कब बिक गई तो बिल्डिंग यानी एसेट में कमी आ गई, तो कौन सा रिसिप्ट है? वो कैपिटल रिसिप्ट। समझ आई अटेम्प्ट कैसे करना है? अब एक बार हम इस बात को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर। आपको बताया ये कैसे होते हैं? रूटीन के होते हैं। दे आर रेगुलर एंड recurring in nature and government receives them in its normal course of
एक्टिविटी, गवर्नमेंट इसे रूटीन में रिसीव करती रहती है। कह रहे अ रिसिप्ट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू असेंशियल कंडीशन। कह रहे कोई भी रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट कब बनती है, जब वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। कौन सी दोनों, ये जो अभी पढ़ी, क्या नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। पढ़ते हैं कंडीशन 1, द रिसिप्ट मस्ट नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स levied by the government is a revenue receipt as it does not create any liability. However, amount borrowed by the government is not a revenue receipt as it increases the liability in the terms of repayment of borrowing. तो इससे liability बढ़ जाएगी, इसलिए revenue receipt नहीं है। कौन सा receipt है बताओ? borrowing अगर करी है, liability बढ़ गई, तो पैसा तो आ गया, तो कौन सी रिसिप्ट हो जाएगी ये मेरी? कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, अ रिसिप्ट मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन द एसेट। आपके एसेट में कमी नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा एक एसेट कम हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल दिया था ना, शेयर बेचे, पैसा तो आएगा, रिसिप्ट तो है, बट क्या ये रूटीन में बेचते हैं? पहली बात तो रूटीन में बेचते नहीं। अदरवाइज आप इस डेफिनेशन के हिसाब से सोच ले, शेयर बेचे हैं तो क्या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है? नो। क्या एसेट में रिडक्शन हो रहा है? यस, एसेट में रिडक्शन हो रहा है। देयरफॉर दिस इज अ कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। क्लियर हो गई बात? बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।